नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जहां पर हम रोज 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे डेली होती है एंड सैटरडे संडे अब से मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा। ठीक है, हम इस क्लास में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम में हमसे ऑप्शंस के थ्रू और क्या पूछा जा सकता है उसे देखते हैं। साथ ही साथ हम वो सेम ट्रिक्स देखते हैं जिसकी हेल्प से आप 10 टू 12 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे अपने एग्जाम पेपर में बिना किसी रिक्वायर्ड नॉलेज के। ठीक है, तो आज इस क्लास का है डे नंबर 9। हमने आज डे नंबर 1 से डे नंबर 8 तक 80 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक, और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 2014 का एग्जाम पेपर। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगे तो वो वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पर करके देख सकता है। अभी हम 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, तो हो सकता है कि क्लास 1 घंटे से ऊपर जाए। नहीं तो आपको पता है कि यूजुअली क्लास 50 मिनट से लेके 1 आवर तक ही रहती है, बट आज आई गेस टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि 1 आवर 15 मिनट्स तक क्लास जाए, क्योंकि आज एक्सप्लेन करने के लिए काफी कुछ है। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। ठीक है, तो मतलब बोला गया है, आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में। ठीक है, लेकिन इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल कर दिया, या फिर मैं बोलूं कि इसे खारिज कर दिया 1911 में। ठीक है, किसने किया? आपको पता होगा कि किंग जॉर्ज 5 1901 में इंडिया में आए थे। उनके आते ही यहाँ पर रॉयल दरबार लगाया गया था दिल्ली के अंदर, और उसी टाइम उन्होंने घोषणा करी थी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसे खारिज किया जाता है, उसे एन्यूल किया जाता है। ठीक है, तो आपको वैसे तो मैंने बोल के ही सारा आंसर बता दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बट हमें सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, काफी कुछ पढ़ना है। तो मैं आपको अब इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ क्यों था, व्हाट वाज द रीजन व्हाई? तो आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन ने बहुत ही समझदारी के साथ, ताकि उसका असली मोटिव पता ना चले, तो एक सिंपल सी बात बोल दी थी कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव 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 कन्वीनियंस के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। उसने ऐसा बोला उस टाइम पर, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि ये जो बंगाल वाला रीजन है ये काफी बड़ा है, तो इसे वो चाह रहे थे कि वो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड कर दे। ठीक है, बट उसके पीछे असली मोटिव क्या था? वो चाहते थे कि जो वेस्ट बंगाल है वो हिंदू डोमिनेटेड बन जाए, और जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बन जाए। साथ ही साथ वो चाहते थे कि असम को हम अलग एरिया बना दे, ठीक है, और बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दे बंगाल से। ठीक है, तो लेक उनका कहना क्या था कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, ताकि इन एरियाज को हम अलग अलग करके अच्छे से रूल कर सके, अच्छे से इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लेके आ सके। ठीक है, बट रियल मोटिव क्या था उनका? रियल मोटिव था, रियल मोटिव डिवाइड एंड रूल का था। डिवाइड एंड रूल, डीएनआर। ठीक है, डिवाइड एंड रूल उनका रियल मोटिव था। ओके, अब हुआ क्या? इसके चलते उन्होंने किया क्या है, इसके चलते उन्होंने किया ये कि वेस्ट बंगाल
अलग कर दिया, ईस्ट बंगाल अलग कर दिया, असम अलग कर दिया। ठीक है, ये एंड में हुआ जब इन्होंने इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया। उसके बाद भी बंगाल को तो जोड़ दिया, बट असम, बिहार एंड ओडिशा को अलग अलग प्रोविंसेस बना दी। ठीक है, ये तो एक कर दिए, बट बाकी सब एक नहीं करे, बाकी सब अलग अलग प्रोविंसेस बना दिए। ठीक है, साथ ही साथ वो ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, ताकि जो नेशनलिज्म की भावना है ना, क्योंकि आपको पता है कि हमने जब भी इतिहास पढ़ा है तो उसमें हमने देखा कि मेजरली जो बंगाल के लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे ही वही कैपिटल थी, और जो कैपिटल होगी वहां पर ही तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग खड़े हुए आपको दिखेंगे। बाकी एरियाज में भी नेशनलिज्म की कमी नहीं थी, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो साउथ हो, बट बंगाल सबसे ऊपर दिखता था क्योंकि उस टाइम पर कैपिटल बंगाल थी। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये रॉयल दरबार में ये सारी चीजें, ये सारी घोषणा हुई, तो 1911 में ही कैपिटल को चेंज कर दिया गया, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। कहां से? बंगाल से। बंगाल से बंगाल में भी जो कैपिटल थी वो कहां पर थी? कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा से इसको शिफ्ट कर दिया दिल्ली। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपरली, इसको हटाओ। कहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दी? दिल्ली। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि असम, बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रोविंस बना दिया, बट वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोटिव पता चल गया, ठीक है, कि रियल मोटिव क्या था, आपको ये पता चल गया उन्होंने रीजन क्या दिया। साथ ही साथ इसको एब्रोगेट कब किया गया, एब्रोगेट नहीं बोलना चाहते तो एन्यूल कब किया गया, या फिर खारिज कब किया गया, तो खारिज किया गया 1911 में, जब किंग जॉर्ज 5 आया था। कहां पर? रॉयल दरबार लगा था दिल्ली में, उस टाइम पर इसे खारिज किया गया। ओके, तो अब पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड हमने सारी चीजें कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज दी डैश। आपको चार चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो ये बोला गया है कि 90, सिंपल साइज क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो 1929 का सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1929, देखो ये दोनों आप क्वेश्चन अगर देखेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला 81, और 82 इसे हम इजी क्वेश्चन में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप पढ़ते ही हैं, है ना, कि बंगाल पार्टीशन आपको पता ही होना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ, 1929 के सेशन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए सब कुछ। रीजन क्या है? उस टाइम पर पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी पहली बार, है ना, पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। तो 1929 का ये जो सेशन हुआ था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर। इस सेशन को के प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, चेयर किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, यहां पर बोला गया था कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज डे घोषित किया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बोला गया कि अब हम हर साल पूर्ण स्वराज डे मनाया करेंगे। ठीक है, कौन सा डे जो है, कौन सी डेट इसके लिए डिसाइड करी गई, तो आपको पता होना चाहिए 26 जैन 1930। ठीक है, ये बोला गया कि इस दिन हम पूर्ण स्वराज डे बनाएंगे। ओके, इसीलिए आपको पता है कि 26 नवंबर को हमारा 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था, फिर भी हमने 26 जैन का वेट किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने, उसके पीछे रीजन था कि हमने पहली बार पूर्ण स्वराज डे बनाने की डेट डिसाइड करी थी 26 जैन 1930, यही रीजन था। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड क्या क्या पता होना चाहिए?
ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सिर्फ इतनी ही चीजें पता होनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज कि जो ये अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको कब डिक्लेयर किया गया था एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप इस पीडीएफ को देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सेल्फ गवर्नमेंट कब ये ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1906 में, ठीक है, 1906 में एक सेशन हुआ था जिसे हेड किया था या जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। NAOROJI, प्रॉपरली लिख देता हूँ। ठीक है, इस टाइम पर पहली बार बोला गया था, स्वराज की बात करी गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज नहीं है, ये स्वराज है, स्वराज का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पूर्ण स्वराज की बात करी गई 1929 में, और स्वराज मीन सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई 1906 में, जब दादा भाई नरोजी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये जो प्रेसिडेंट थे, तो ये कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल में हुआ था, कैलकाटा में, ठीक है, और इसी टाइम पर ये मांग करी गई थी। बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता है कि मार्च, इसको भी अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आप डिफरेंस दिखे यहाँ पर, और ब्लैक से कर देता हूँ। ये कब हुई थी? मार्च 1920। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमेशा हर एक ऑप्शन में आप देखो कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ गवर्नमेंट कब इसे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, कि कब ये बोला गया था कि हम सेल्फ गवर्न होंगे, हम स्वराज की बात करने लगे थे, ठीक है। साथ ही साथ फिर हमने पूर्ण स्वराज तो देख लिया, वही इसका आंसर है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, ठीक है, कब लॉन्च हुई थी उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लो। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को करोगे तभी चीज़ें ईजी होंगी। बाकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, वो आपको पता है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कांग्रेस ने सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है, आगे आने वाले ईयर्स में, तो वहां पर मैं आपको तीनों कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला गया, with reference to the famous सतारिया डांस या फिर सत्रिया डांस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ना 3 स्टेटमेंट दी थी। यूजुअली होता क्या है कि जरूरी नहीं है, मैंने उसको आंसर दे दिया था ना, हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता हो। फिर हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि हमें सारी चीजें नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि कहाँ पर चीजें डेटा के साथ दी गई हैं, और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो डेटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर करेक्ट बताना है। अब बोला गया कि सत्रिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ठीक है। हो सकता है, बहुत जर्नल स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा एक्सट्रीम डेटा नहीं दिया, कुछ ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं बनाई। तो ऐसी जर्नली जो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो बहुत ही जर्नल होती हैं, वो यूजुअली करेक्ट होती हैं। फिर भी आपको नहीं पता होगा तो मैं क्वेश्चन मार्क मार देता हूँ, ठीक है। इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट ऑफ असम, ठीक है। अब ना उस टाइम पर ये किसी रीजन की वजह से न्यूज में होगा, तो इसे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जर्नल स्टेटमेंट दी, फिर उसके बाद क्या किया कि वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं कि क्या इन्हें ये पता है कि ये शैवाइट से रिलेटेड है या वैष्णवाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि ये सत्रिया डांस है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है? नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। और अगर आपको ये पता हो कि ये जो मूवमेंट है, ये स्टार्ट करी थी श्रीमंता शंकर देव ने असम में, तो वहां से आप अगर इसे कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था उस टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, श्रीमंता शंकर देव जो है वो वैष्णवाइट थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड आगे वाले आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है।
तो वहां से मुझे पता था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी, बट फिर भी मैं मानता हूँ कि आपको नहीं पता होगा। बट उसके बाद जब ये पूछा गया ना, इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल राग्स एंड ताल्स ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई, मैंने अभी बताया नहीं भाई, इनसे कोई रिलेशन नहीं था, इनसे कोई रिलेशन नहीं था। इनका जो रिलेशन था वो डायरेक्टली श्रीमंता शंकर देव से था, कि जितने भी राग और ताल्स थे ये सारे डिवोशनल सॉन्ग्स उन्होंने कंपोज किए थे। ठीक है, तो ये भी प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, बट करंट अफेयर से रिलेटेड था, ऐसे नहीं है कि अब आप सारे डांस याद करने लग जाओ। ओके, ऐसे मत करना, जो भी डांस करंट अफेयर्स में है उससे रिलेटेड थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लो। ठीक है, और वो आपको पता ही है, अभी आने वाले 3 दिन में आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी करंट अफेयर्स की भी, जहां पर मैंने हर एक स्कीम को, हर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट को, हर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को कवर किया है। ठीक है, अब देखो जरा, वहां उस करंट अफेयर को करने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। अब इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो जरा, ये जो सत्रिय है, मुझे ना मैं एक बार चेक कर लूंगा ये सतारिया है या सत्रिया है, बट आई गेस सत्रिया सत्रिया ही होगा। ठीक है, बट फिर भी कोई बात नहीं, अभी आप इंफॉर्मेशन देखो कि इसका जो ओरिजिन था ना, इसका ओरिजिन हुआ 17 से। ठीक है, 17 से। ये एक मोनेस्ट्री है, ये एक क्या है, मोनेस्ट्री है। ओके, और ये मोनेस्ट्री क्या है, ये मोनेस्ट्री है किससे रिलेटेड, एक नियो वैष्णवाइट। देखो ये ना इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहता है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में अब सब जान लो, कि अगली बार अगर कोई सिंगल स्टेटमेंट में इससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट भी इससे रिलेटेड आई, तो एटलीस्ट आपको मेजर पॉइंट्स इसके बारे में पता हो। ठीक है, मोनेस्ट्री एक न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट थी ये। ठीक है, कहाँ की मूवमेंट थी ये थी असम की। ठीक है, किसने स्टार्ट करी थी, तो आपको पता होना चाहिए, इट वॉज स्टार्टेड बाय श्री मनता शंकर देव। ठीक है, तो श्रीमंता शंकर देव से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, आगे वाले वाले पेपर्स में आपको दिख जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, कौन सी मूवमेंट से रिलेटेड है। तो क्योंकि ना यहाँ पे शंकर लिखा है तो सब सोचते हैं शैवाइट होगा। ठीक है, वहीं पर वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। याद रखना, इनका नाम शंकर देव है, बट ये वैष्णवाइट मूवमेंट से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ठीक है, इनका कहना क्या थी, इनकी फिलॉसफी क्या थी, ये क्या प्रोपोगेट कर रहे थे, तो इनका प्रोपोगेशन जो था वो ये था, प्रोपोगेटेड, याद रखना अगर ये भी पूछ लिया जाए तो भी आपको पता होना चाहिए, एक शरण, नाम, धर्म, इसे ये प्रोपोगेट करते थे। ठीक है, इस स्लोगन को, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सिंपल है कि चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड डिवोटेडली, कि आप भगवान का नाम ले पूरी श्रद्धा के साथ, ये इसका मतलब कि ये इसका मतलब था इस प्रोपोगेशन का। ठीक है, ये जो है इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी को मैं CNT लिख रहा हूँ। ओके, और कुछ नहीं लिखा तो मतलब AD, अगर BC होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब आपको याद रखना है कि ये ना क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये ना क्लासिकल डांस में इंक्लूडेड है, और इसे ईयर 2000 में ही इंक्लूड कर लिया गया था। तो अगर कोई भी ऐसा डांस या कोई भी ऐसी चीज हमारे क्लासिकल डांस या क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूडेड है, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जरा, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर बोले गए कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, गॉट स्टेटस, गॉट स्टेटस ऑफ
क्लासिकल डांस इन 2000। ठीक है, बट याद रखना कि क्लासिकल डांस किसके, क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला है इसको, ये भी लिख देता हूँ, कहीं आप क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया समझो, नहीं, क्लासिकल डांस ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, उन्होंने इसे क्लासिकल डांस का स्टेटस दिया है, एकेडमी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मेजरली जो आपको, क्योंकि वैष्णवाइट है तो आप विष्णु भगवान से रिलेटेड है, तो इसीलिए विष्णु भगवान के अवतार कौन है, कृष्ण भगवान, तो राधा कृष्णा और उनकी माइथोलॉजी से रिलेटेड है ये। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना था और इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना था, बाकी जो चीजें हैं वो ऊपर वाले क्वेश्चन में ही है, सबको दिया हुआ कि सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन है वैष्णवाइट इन असम, म्यूजिक ड्रामा और डांस से रिलेटेड है, साथ ही साथ इसके जो सॉन्ग्स है वो इन्होंने कंपोज नहीं किए थे, किसने कंपोज करे थे, अभी मैंने नीचे बता दिया आपको, शंकर देव ने। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उस टाइम पर ये इंपॉर्टेंट था। अब के टाइम पर आपको सिर्फ वो डांस पढ़ने हैं जो भी किसमें है, जो भी न्यूज में है। ठीक है, बट फिर भी मैंने इसके बारे में इसलिए बताया है कि अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये श्री मानता शंकर देव जो है ये कौन से सेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वैष्णवाइट ऑफ असम। ठीक है, प्लीज बोल रहा हूँ बार बार, याद रखना क्योंकि ये पक्का आ सकता है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल था, पता है तो पता है, नहीं पता तो फिर नहीं पता, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो ये क्या था, कि ये चैत्रा वन क्या है, चैत्रा, चलो मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। चैत्रा वन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साका एरा, साका एरा के बारे में तो आपको पता होगा, साका सामवत या फिर साका एरा 78 एडी से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, corresponds to which one of the following dates of the Gregorian कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर, ये कोई कैलेंडर नहीं है, जो नॉर्मल कैलेंडर अभी यूज कर रहे हैं ना उसी कैलेंडर को ये नाम दिया गया है, इन अ नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। ठीक है, अब ना आपको ये पता होना चाहिए ये जो कैलेंडर है, ठीक है, इसमें कितने दिन होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, तो ना इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी 365 डेज ही होते हैं और 12 मंथ्स ही होते हैं। ओके, अब ये क्या है कि इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो चैत्रा है ना, ये फर्स्ट मंथ होता है इस कैलेंडर के हिसाब से, फर्स्ट मंथ। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ पे, ये 78 एडी में स्टार्ट हुई। ठीक है, क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जो क्योंकि जो साका रूलर्स थे उन्होंने जीत हासिल करी थी कुशन्स के ऊपर। ठीक है, ओवर दी कुशन्स, इस वजह से ये कैलेंडर उस टाइम पर बनाया गया। ठीक है, इसीलिए 78 एडी से ये स्टार्ट हुआ, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, साका रूलर्स टू मार्क देयर विक्ट्री ओवर द कुशन्स। क्योंकि हो सकता है कि अभी आपसे ये पूछ लिया, आगे आने वाले साल में आपसे ये पूछ ले एजर्शन एंड रीजन में कि साका एरा वाज स्टार्टेड इन 78 एडी एंड रीजन ये लिख दे, या फिर इसके अलावा कुछ और लिखे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस बात को समझो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से रिलेटेड तो एटलीस्ट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है, इसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ऑफिशियली, जिसे हम कहते हैं कि अडॉप्ट किया था एज अ नेशनल कैलेंडर। ठीक है, इंटरनेशनल कैलेंडर यही है, पर नेशनल कैलेंडर इसे माना गया था। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑफिशियली adopted by government of India as national calendar। ठीक है, नेशनल कैलेंडर।
कब किया गया था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इधर ताकि आपको याद रहे, 1957। और यही वो कैलेंडर है, इसी को हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, हिंदू कैलेंडर। ओके, इसके बारे में और क्या याद रखना है, मैंने बता दिया, ये फर्स्ट मंथ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि फर्स्ट मंथ जो चैत्रा होता है ये स्टार्ट कब से होता है। जैसे नॉर्मल जो कैलेंडर है, इंटरनेशनल कैलेंडर है, उसमें जनवरी हमारा फर्स्ट मंथ होता है, वैसे ही इस हिंदू कैलेंडर में चैत्रा जो है वो फर्स्ट मंथ होता है। वो स्टार्ट कब से होता है, ये असली क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल ईयर है तो 22 मार्च से, और अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च से। ये कब है, लीप ईयर, लीप ईयर में 21 मार्च से, और नॉर्मल ईयर में 22 मार्च से। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एजर्शन रीजन में अगली बार पूछा जाए तो फिर इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा तो नहीं है, बस नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है। आप इसे एक बार पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, अब देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि आपको फेमस वर्क दे रखे हैं, ठीक है, और साइट्स दे रखी हैं। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, अजंता से आपको याद आ जाना चाहिए कि इसमें जो भी आपको फेमस वर्क दिखेगा वो बुद्धिज्म से रिलेटेड दिखेगा, ठीक है, ये आ जाना चाहिए। एल्लोरा केव जो है उसमें बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, और हिंदुइज्म से रिलेटेड सारे फेमस वर्क हैं। पर अजंता में हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड देखने को मिलते हैं मेनली। अब यहाँ पे बोला गया है, अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाणा with numerous celestial musicians above and the sorrowful figures of his followers below, ठीक है। अब ये जो महापरिनिर्वाणा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, कब, डे नंबर 2 या डे नंबर 3 में, जब बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो अब आपका काम है कि मुझे कमेंट सेक्शन में 2 मिनट रुककर वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि महापरिनिर्वाण का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी करेंगे, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, तो दोनों का काम चलेगा। अब देखो जरा, तो ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है कि हमें अजंता में ही देखने को मिलता है, ये हमें अजंता में ही देखने को मिलता है। फिर आते हैं इसमें, अ ह्यूज इमेज ऑफ वाराह अवतार, ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा, जिसे हम बोर इनकारनेशन भी बोलते हैं, ऑफ विष्णु, एज ही रेस्क्यूज गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड केओटिक वाटर्स स्कल्प्टेड ऑन रॉक, ठीक है। आपको पता है कि विष्णु भगवान का एक वाराह अवतार है, जिसमें उनका जो फेस है वो एक भालू की तरह दिखाया गया है, एक बोर की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि ये जो अवतार है, इसकी जो इमेज है, जो स्कल्प्टेड इमेज है जो रॉक पे बनी हुई है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। क्या ये माउंट आबू में? नहीं यार, माउंट आबू तो राजस्थान में है, वहां ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है उदयगिरी केव्स में। कहाँ देखने को मिलती है? उदयगिरी। और मैं प्रॉपरली लिखूँ क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये समझ आएगा आपको बाद में, अभी तो क्योंकि पढ़ रहे हो तो समझ आ जाएगा, बाद में नहीं आएगा। तो ये एक्चुअल में कहाँ थी? उदयगिरी केव्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो ये भी गया और ये भी गया। अब या तो थर्ड करेक्ट, अब फर्स्ट तो हमें पता, ये तो आंसर तो पता चल गया, बट इतना ही नहीं, आगे भी देखते हैं चीजें, ठीक है। अर्जुना's penance, descent of Ganga, descent of Ganga, sculpted on the surface of huge boulders, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये जो मामलापुरम है, ये महाबलीपुरम ही है,
महाबलीपुरम। ठीक है, एंड दिस इज करेक्ट, हमें ये यही देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना, ये उठाए गए हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर, पहले इसको कर लेते हैं, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये चलो इसी पेन से लिख देते हैं। ये जो है ये 5th सेंचुरी में बनाया गया था। ये 5th सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, किसके पैट्रोनेज में? ये बनाया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ गुप्ता रूलर्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। किसको? ये उदयगिरी केव्स को। तो जब उदयगिरी केव्स बनी तो ये वहीं पे थी। तो किसके अंडर है? गुप्ता रूलर्स के अंडर उदयगिरी केव्स को बनाया गया। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अब हम पढ़ते हैं और ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धा महापर, मतलब कि अजंता केव्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज में भी इससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन दी गई है, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अजंता केव्स। जो अजंता केव्स है ये कैसी सीरीज है? रॉक कट केव्स की सीरीज है। रॉक कट केव्स सीरीज। अब ये कहां पर है? मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर ये आपको मिलेगी सहायक दरीज। ठीक है, रेंजेस। आपको पता है आजकल जो इंपॉर्टेंट केव्स वगैरह ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि ये कौन सी रिवर के बैंक पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि वगहोरा रिवर है, वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं उसके बैंक्स पे। कहाँ पर है ये? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पे? एमपी में। तो चलो अब हमें लोकेशन क्लियर हो गई और कैसे है वो हमें दिख गई। अब आपको याद रखना है कि ये ना 29 केव्स है, 29 बुद्धिस्ट केव्स है। ठीक है, कैसी केव्स है? विहार्स भी और चैत्यास भी हैं। ठीक है, विहारास या विहार्स और चैत्यास। अब आप आगे आने वाले सालों में क्या देखोगे कि आपसे ये भी पूछा गया है कि विहार्स क्या होते हैं और चैत्यास क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कितने विहार्स हैं। रहने की जगह ऑब्वियसली ज्यादा होंगी, 25। विहार्स क्या होते हैं? रहने की जगह। चैत्यास क्या होते हैं? जहां पर प्रेयर की जाती है, प्रेयर हॉल्स होते हैं, तो वो ऑब्वियसली कम होंगे। 4। क्या कहते थे? मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रेयर हॉल्स। प्रेयर हॉल्स। विहार्स को कैसे याद रखो? जैसे आप बहुत सारे देखते हो ना, प्रीत विहार, ये विहार, वो विहार, तो ये रहने की जगहें हैं विहार। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये किस टाइम पीरियड में बनी? ऐसे तो नहीं है एक साल में ही बन जाएगी। ओवर द पीरियड्स कई साल इसे लग गए होंगे यार, केव्स हैं। ठीक है, तो कब? 200 बीसी के टाइम स्पैन से लेके 658 एडी तक हमें कॉन्टिन्यूसली देखने को मिलता है कि इन अजंता केव्स में कुछ ना कुछ हो ही रहा था। ठीक है, तो ये टाइम स्पैन है। टाइम स्पैन ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी किसके पैट्रनेज के अंडर ये बना था आपको पता होना चाहिए। वाका टका किंग्स। ठीक है, या वाका टका एम्पायर, कुछ भी ऐसे कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? फ्रेस्को पेंटिंग्स। फ्रेस्को पेंटिंग्स आई होप आपको पता होगा क्या होता है। फ्रेस्को पेंटिंग्स होती है जो भी पेंटिंग्स आपको फ्लावर्स के जूस से, जूस कहेंगे या ज्यादा बेटर वर्ड क्या है कि मतलब जैसे पेस्टल कलर्स होते हैं ना, वैसे ही कलर्स किससे बनाए गए हैं? वो कलर्स बनाए गए हैं फ्लावर से। ठीक है, तो उन फ्लावर्स के कलर्स को यूज कर कर जो पेंटिंग्स करी गई हैं उन्हें फ्रेस्को पेंटिंग्स बोला जाता है। पेंटिंग्स। ठीक है,
साथ ही साथ आपको आउटलाइन मिलेगा रेड कलर से। ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना फ्रेस्को पेंटिंग जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। कब किया गया था इसे इंक्लूड? 1983 में। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये एटलीस्ट आपको अजंता केव्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, उदयगिरी केव्स के बारे में। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज करता हूँ और आपको ज़रा इस अर्जुन पेनेंस एंड या फिर डिसेंट ऑफ गंगा के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये कैसा स्कल्पचर है? ये एक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक से बना हुआ है, मोनोलिथिक है। ब्लू से जो लिख रहा हूँ सब इससे रिलेटेड है। ठीक है, मोनोलिथिक है। कब बना था ये? ठीक है, तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ महेंद्र वर्मा। ये कौन थे? पालवा के किंग थे। ठीक है, ये जो है, जो आपको ये मामलापुरम महाबलीपुरम देखने को मिल रहा है, वहां पर भी ये कहाँ लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए उस वहां पर मामलापुरम या महाबलीपुरम में भी श्री सात्या श्री सात्या पेरुमल टेम्पल है, वहां पर ये देखा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्या याद रखना है? कब बनाया गया तो वो भी याद रख लो। 600 से लेके 640 एडी के बीच में बनाया गया है ना। अब एक किंग प्रॉपरली लिखा हुआ है तो उसके टेन्योर में ही बनाया गया होगा। ठीक है, अब याद रखना ये जो महाबलीपुरम है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या? किस नाम से? 7 पगोडास के नाम से। पगोडाज। और अच्छे से लिखता हूँ यार, मेरी राइटिंग मुझे पता है कि कैसी है, थोड़ी सी अजीब है बट कोई बात नहीं। 7 पगोडास। ओके, इसको ऐसे अलग कर देता हूँ। ये आपको चीजें थी जो इसके बारे में याद रखनी है और पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप कभी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहो, तो आप उदयगिरी हिल्स, उदयगिरी केव्स, अजंता केव्स, और क्या करना कि ये अर्जुना पेनेंस के बारे में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता नहीं और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो आप और ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में गैदर करना और इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो ज़रा, यहाँ पे आते हैं। ये क्वेश्चन है गदर पार्टी से रिलेटेड। बोला गया है द गदर वॉज, ये गदर बस इतना लिख दिया है, इसे आप गदर पार्टी लिख लो। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। ठीक, तो ये क्या थी? अब आपको, अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया मॉडर्न हिस्ट्री का ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। अभी इस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं हिस्ट्री के, और सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो याद रखना जब भी आप पढ़ रहे हो ना मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप पढ़ो कि जो मेजर पार्टीज हैं, मेजर सोसाइटीज हैं, मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, उनको पढ़ो। ज्यादा डीप में अगर आप जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट में आपको कुछ याद रहना नहीं है। या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स उठाओ, सारे इंपॉर्टेंट पार्टीज उठाओ, सारे इंपॉर्टेंट सोसाइटीज उठाओ, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स उठाओ और उसे एक पेज पे लिख लो, ताकि एट द एंड जब एग्जाम आने वाला है उससे 10 दिन पहले आप उन्हें एक बार देख लो। जितनी बार आप उन्हें देखोगे उतने अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। तो ऐसे ही इस गदर पार्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्टी है ये फॉर्म हुई थी, कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो फॉर्म हुई थी ये 1913 में फॉर्म हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, फ्रांसिस, CIS को। ठीक है, फ्रांसिस्को। अब ये क्या था, इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला था, वो भी गदर नाम से ही था, तो वो लिखूं, चलो लिख देता हूँ। वीकली न्यूज़पेपर निकाला था। ठीक है, किस नाम से? गदर नाम से।
ओके। इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? हेडक्वार्टर पता होना चाहिए आपको। युगांतर आश्रम, जहां पे फाइंड करी गई, जहां पे इसे फाउंड किया गया वहीं पर इसका आश्रम था। सैन फ्रांसिस्को। ठीक है। ये कहाँ पर है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ये कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में है, याद रखना। अब उसके बाद इनमें इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। लाला हारदयाल, लाला हारदयाल थे। ठीक है। सोहन सिंह बखाना, ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ठीक है। और भी थे, जैसे आप इनका नाम भी लिख लो। करतार सिंह सारभा। ठीक है, इनका नाम भी आप लिख लो। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो गदर पार्टी से रिलेटेड है। आई वॉन्ट कि आप इसके बारे में पढ़ो। ठीक है। कोमा गाता। आगे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसलिए सिर्फ एक इवेंट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड है। जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल में ये चीज समझाऊंगा। कोमा गाता मारू इंसिडेंट। ठीक है। कब हुआ था ये बता देता हूँ, 1914 में ही हुआ था। ठीक है। बस एक ओवरव्यू दे दूं आपको। तो ये एक शिप थी, ठीक है, जो कि कनाडा आ रही थी, और कनाडा में आने के बाद सोचो, इतना लंबा सफर करने के बाद कनाडा में इनकी एंट्री को डिनाई कर दिया गया था। ठीक है। तो अब क्या था कि इस मुद्दे को जिसे हम कहते हैं कि सपोर्ट करने के लिए गदर पार्टी ने इसके अगेंस्ट, जो कनाडा में गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। ठीक है। तो आप इस पूरे इंसिडेंट को पढ़ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आगे आने वाली क्लास में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके। अब देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो ये एक्चुअल में था क्या? मैंने अभी आपको बताया कि हेडक्वार्टर कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। अगर सैन फ्रांसिस्को में भी पूछेंगे हेडक्वार्टर का है, तो युगांतर आश्रम में। ठीक है। इंपॉर्टेंट लीडर्स आपको पता चल गए। वीकली न्यूज़पेपर कौन सा था ये पता चल गया। कब हुआ था? 1913 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है। उस टाइम पर किसी रीजन की वजह से ये क्वेश्चन जो है न्यूज में रहा होगा, ये टर्म जो है न्यूज में रही होगी। ठीक है। फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन, ताकि आपको पता हो एटलीस्ट आगे आने वाले एग्जाम में कहीं ये ऑप्शंस में आपको ना दिख जाए, तो उस टाइम पर आपको क्लैरिटी हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कल्लारी है ना, इसका मतलब होता है ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर बैटल ग्राउंड, और बैटल ग्राउंड। ठीक है। और ये जो पयट टू है ना, इसका मतलब होता है टू फाइट। तो एक्चुअल में है क्या? ये जो एक इंडियन कल्चर का एंड ट्रेडिशन का मार्शल आर्ट का फॉर्म है, जैसे आपने कुंफू सुना है ना, वैसी एक ये कलारी पयट्टू है, जो कि एक टाइप का मार्शल आर्ट्स है। ठीक है। और ये कहाँ पर, किस स्टेट से ये रिलेटेड है, कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। इसका जो ओरिजिन है वो हुआ केरला में। ठीक है। अगर टाइम देखो तो 3rd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी एडी के बीच में हुआ, बट टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि केरला से क्या हुआ, इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो ये क्या है? एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा गया है। हाँ जी,
एंशंट मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये था। अब आप देखो ना, बाकी क्वेश्चन भी देखोगे, मैं ना अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करो तो आप जरा देखो कि वो चाहते हैं, मैं कलर अलग देख लेता हूँ। हाँ, कि साउथ इंडिया लिखा था, साउदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मालाबार और साउदर्न पार्ट, सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न, सम पार्ट्स। अब आप ना जरा ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करोगे यार, तो एक चीज सोचो, कोई भी कल्चर या कोई भी ट्रेडिशन सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कोरोमंडल कोस्ट के भी सिर्फ साउदर्न पार्ट में है और मालाबार कोस्ट के भी सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में। ऐसा कोई कल्चर या ट्रेडिशन हो सकता है? आप खुद सोचो, अगर आप खुद थोड़ा सा भी मतलब क्वेश्चंस को पढ़ोगे, ऑप्शंस को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि किन ऑप्शंस को तो पहले ही निकाल देना है। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है भाई, कि साउथ इंडिया इतना बड़ा है, उसमें कुछ पार्ट्स में कोई कल्चर या ट्रेडिशन होगा, तो आप वहीं से इन दोनों ऑप्शन पे पहुंच जाते। तो ऐसे आपको जब ऑप्शन दिखे ना, जब एक एरिया को लेकर उसे भी और डिफाइन कर दिया गया है, तो आप थोड़े से अपने कान खड़े कर लेना कि यार ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी कल्चर या कोई भी ट्रेडिशन किसी एक एरिया के भी साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट में इतना भी छोटा कोई कल्चर या ट्रेडिशन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज ना मैं, जो मुझे लगता है कि आगे आपसे ना पूछ ले मैच द फॉलोइंग या इन सब में, मैच द फॉलोइंग मतलब कि जो सामने सामने ऑप्शंस दिए होते हैं, कि दो और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं मार्शल आर्ट की जो आपको मुझे लगता है पता होनी चाहिए। एक है लाजिम, लाजिम, ये भी हमारे देश में महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक जो है वो है छाऊ, ये आपको देखने को मिलेगी हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो ये है ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो जब मार्शल आर्ट फॉर्म्स पूछ ही रहे हैं तो फिर जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, जो न्यूज़ में भी रहती है यूजुअली। तो लाजिम और छाऊ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पे पेयर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर वाले क्वेश्चन है, पेयर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपको फॉर्म दे रखी है कि कुछ डांसेस है, कुछ ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, और कौन सी उनकी स्टेट है वो दे रखा है। तो जैसे गरबा है, गरबा तो सबको ही पता है यार, गुजरात में है तो ये तो होना ही है, तो जहां पर ये नहीं है उसे तो हटा ही देना। फिर मोहिनी अट्टम, ठीक है, अभी एक ना मूवी आई है, ठीक है, कौन है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसमें मोहिनी अट्टम का जिक्र था जब मैं देख रहा था। तो फिर मैंने उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को वहां से कनेक्ट किया कि वो केरला बेस्ड मूवी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मोहिनी अट्टम जो है ये एक डांस फॉर्म है और ये केरला की है। अब ये क्यों पता होनी चाहिए यार, क्योंकि ना ये क्लासिकल डांस है इंडिया की। ठीक है, मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है इंडिया का, इसीलिए ये आपको पता होने चाहिए। अभी मैं आपको सारे क्लासिकल डांस बता दूंगा, 8 ही हैं। तो ये यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट करता है और मैं भी करता हूँ कि आपको 8 के 8 डांस याद हो कि कहाँ के। और ऐसी ये यक्षागना है, यक्षागना जो है कर्नाटका का ही है, तो ये भी ठीक दिया था। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, सॉरी, 1 एंड 3 वॉज करेक्ट। अब क्या है, यहाँ से हमें क्या सीखना है कि वो क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्यों ना क्लासिकल डांस को भी देख लिया जाए, है ना। तो ये देखो जरा, 8 क्लासिकल डांस है इंडिया में, डांसेस ऑफ इंडिया। और उन्होंने इसको ही गलत क्यों बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि एटलीस्ट आपको क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के बारे में तो नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि वहां से ही आप 50% में पहुंच जाते। तो अब जो हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का। फिर आता है मोहिनी अत्तम,
मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? क्लासिकल डांस है केरला का। ठीक है। उसके बाद आता है कथकली। अब ना कथकली और कथक में डिफरेंस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जो कथकली है वो तो केरला का है, पर जो कथक है वो नॉर्दर्न इंडिया का है। कथक जो है वो नॉर्दर्न इंडिया का है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का है, नॉर्थ इंडिया का है। क्लासिकल डांस है, और नॉर्थ इंडिया में भी आप देखेंगे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, जो कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आता है सता सतार यानी सत्रिया। अभी मैंने पीछे बताया था क्लासिकल डांस है वो, साहित्य अकेडमी ने उसे क्लासिकल फॉर्म माना था, क्लासिकल डांस माना था, है ना, अभी पीछे बताया था। तो ये सत्रिया जो है वो कहाँ का है? अभी पीछे बताया, असम। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट वो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पर न्यूज में रहा होगा, तो वो चाहते थे कि एटलीस्ट आपको पता होगी भाई कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, कौन से सेक्ट से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 8 क्लासिकल डांस है तो थोड़ा थोड़ा इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लो, एटलीस्ट आपको पता हो ये डांस कहाँ से है, किस चीज से रिलेटेड है। फिर आता है मणिपुरी। मणिपुरी नाम से ही समझ आ गया, मणिपुर। तो एक काम करता हूँ, मैं उस क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ, और ताकि आपको याद रहे तो एक काम करता हूँ आपके लिए कि वहां पर कहाँ चला गया, तो ऊपर चला गया, हाँ। इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, वन ऑफ दी वन ऑफ दी क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अब जब आप ये पढ़ेंगे तो आप एक बार सारे क्लासिकल डांसेस देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से क्वेश्चन पे थे? हाँ जी, यहीं पे थे ना? ठीक है। ओके, तो 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हुए, 7। एक कौन सा रह गया? अरे वो रह गया ना, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो दो तो वैसे ही याद हो जाएंगे नाम से ही, बाकी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब बात आती है ये यक्षागना जो है, यक्षागन जो है ये क्या है ना? तो आपको पता होना चाहिए ये एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। क्या है? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं, देखो क्या है, एक आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट कलर्स के साथ जो मास्क पहनते हैं, है ना, और उसके बाद परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस है या फिर एक ड्रामा है, जो आपको पता होना चाहिए कि ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज से कनेक्टेड है और पुराण से कनेक्टेड है, उनकी स्टोरीज को ये डिपिक्ट करते हैं स्टेज पे आके। ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये कर्नाटका से ही कनेक्टेड हैं, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराण जो हैं, हमेशा जल्दी जल्दी लिखते लिखते स्पेलिंग मिस्टेक ही हो जाती है। पुराण्स की जो स्टोरीज हैं उनको डेपिक्ट करते हैं। ठीक है, डेपिक्ट करते हैं स्टेज पर। तो आपको ये याद रखना है। अब ये जो क्लासिकल डांस होते हैं ना, इनकी 3 फॉर्म होती है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। हम्म, ये आपको दिखेगा नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे खाली जगह है ना। 3 फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल डांस। याद रखना। ठीक है, पहला क्या होता है? नाट्य।
नाट्य जो है ये कुछ नहीं है, क्या है, ये ड्रामिक जो आपको दिखता है ना कि ड्रामेटिक एलिमेंट होते हैं डांस के अंदर, जैसे कोई भी करेक्टर है उसकी नकल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको नाट्य बोला जाता है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ड्रामेटिक एलिमेंट ऑफ डांस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं किसकी, करेक्टर्स की, मतलब नकल करते हैं। सेकंड, उसके बाद आता है नृत्य। नृत्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि डांस मूवमेंट्स होती हैं। लिख देता हूँ चलो, डांस मूवमेंट्स, ऐसे ही बोलते हैं ना अंग्रेज। चलिए, थर्ड जो है वो क्या होता है, नृत्य। नृत्य और नृत्य में डिफरेंस है, ठीक है। नृत्य जो है वो क्या है, वो एक्सप्रेशनल कंपोनेंट्स होते हैं। आप देखते हैं ना कि जब भी आप कथक देख रहे हैं या भरतनाट्यम देख रहे हैं, तो उसमें वो एक्सप्रेशंस जो अपने शो करते हैं ना, तो वो नृत्य के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नृत्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशनल कंपोनेंट होता है डांस में, कंपोनेंट, जो एक्सप्रेशंस वो शो करते हैं, मुद्रास शो करते हैं, जेस्चर शो करते हैं, ऐसे लिख देता हूँ, मुद्रास, फेस एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। यक्षगाना के बारे में पता चल गया, मोहिनी अट्टम के बारे में, गरबा के बारे में। गरबा तो उन्होंने बहुत सिंपल दिया था ऐसे ही, ठीक है। बाकी 8 क्लासिकल डांस के बारे में देख लिया, 3 फॉर्म्स जो होती है क्लासिकल डांस की वो भी देख ली। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। यहाँ पे लिखा गया है कि विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखो यार, मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होंगे, नहीं पता होगा, उन क्वेश्चन पे अपनी ईगो को मत लाना, ठीक है। उसको ऐसे देखना कि भाई बहुत क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, इसको जरा हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है। अब हुआ क्या, देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, बस आपको इसमें एक चीज देखनी है कि अब जो मॉनेस्ट्रीज आई हैं इन्हें एक बार देख लेना। बाकी इसमें ये गलत दे रखा था, ये जो था ये क्या था, ये था किन्नौर में। किन्नौर कहाँ है आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश में। बाकी आपको दोनों जो मतलब कि यहाँ पे फेमस श्राइन्स दे रखी थी, उनकी लोकेशन आपको ठीक दे रखी है, तो इसका आंसर भी 1 एंड 3 था, ठीक है। गलत क्या है मैंने आपको बता दिया, ऊपर मैंने मार्क किया था ना आंसर, हाँ किया है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। अरे यार ये तो है ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रपाउंडेड बाय माधवचार्य। देखो जब ना हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और आपको बोला जाए कि ये चीज इसने स्टार्ट करी है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन इसने किया है, इसे इसने प्रोपाउंड किया है, ये उसके कंटेम्परेरी है, ऐसे क्वेश्चंस के टाइम पर अपने कान को खड़ा कर लेना, क्योंकि उनके लिए बहुत इजी है कि बीजक इतना फेमस है। बीजक जो है, बीजक जो वर्क है वो इतना फेमस है, हमें पता है वो सेंट कबीर का है। तो इससे आप एक चीज याद रखो कि जब भी आपको बोले ना कि इसका कॉम्पोजिशन उसने किया है, इसका कंटेम्परेरी वो था, इसने उसको ऐसा नाम दिया, ठीक है, तो वहां पर आप अपने दिमाग को खोल लेना और सोचने की कोशिश करना कि भाई गलत तो नहीं दिया, क्योंकि आप देखोगे 95% ऑफ द टाइम्स अभी आगे जब हम सॉल्व करेंगे चीजें गलत ही दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फेमस चीज दी होती है और यहाँ पर नाम गलत दे दिया होता है। तो जिन्होंने भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है यार, बीजक का तो डायरेक्ट रिलेशन जो है वो सेंट कबीर से है, ठीक है। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं जरा इसे चार्जिंग पे लगा दूं। ओके, चलिए। तो देखो यहाँ पे ये गलती है, ऐसे देखो ये भी बोला गया कि ये जो फिलॉसफी है ये इन्होंने दी है, नहीं, इन्होंने भी नहीं दी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये माधवचार्य नहीं है, ये वल्लभचार्य है। तो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं,
जब इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, थोड़ा सा हौसला बनाए रखें। सेंट कबीर या संत कबीर, जो आपको लिखना है आप वैसे लिख सकते हैं। संत कबीर, आपको पता है ये कौन थे? ये एक पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर थे, कब थे? इनको आप देखेंगे 15th सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, ओके। ये अगेंस्ट थे किसके? रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के। ओके, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, इन्होंने एक फेमस रिलीजियस कम्युनिटी बनाई। ठीक है, फाउंडेड, फेमस नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूं, फाउंडेड रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, उसका नाम क्या था? कबीर पंथ। उस कम्युनिटी का नाम क्या था? कबीर पंथ। ओके, और उनके जो फॉलोवर्स थे, इस रिलीजियस कम्युनिटी के जो फॉलोवर्स थे, उनको क्या नाम दिया गया? उन्हें नाम दिया गया कबीर पंथीज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके गुरु कौन थे? गुरु कौन थे इनके? गुरु थे इनके सेंट स्वामी रमानंद। ठीक है, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिसमें से तो बीजक तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे सखी ग्रंथ। सखी ग्रंथ, ओके। अनुराग सागर। बीजक मैंने आपको लिखवाई दिया, कबीर ग्रंथ ऊपर लिखवा दिया था ना? नहीं लिखवाया था? ठीक है, कबीर लिखवा देता हूँ, ग्रंथावली। और ऐसे ही बहुत थे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए। इसको अच्छे से, वाली को अच्छे से लिख देता हूँ, ग्रंथावली वली। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? कबीर के बारे में, सेंट कबीर के बारे में, संत कबीर के बारे में। ओके, अब जो है अब जो है जरा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर तो ये राइट ऑप्शन नहीं है और ये भी नहीं था। ठीक है, अब जरा ये समझो कि राइट ऑप्शन राइट है क्या? वल्लभ आचार्य। ठीक है, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग दिया था। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? संत कबीर या सेंट कबीर। ओके, अब इन्होंने बोला कि फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग में भी चार तरह के पुष्टि मार्ग है, चार तरह के। कौन कौन से? प्रवाह पुष्टि। अब ना, अब जब एक बार पूछ लिया है ना कि फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग, तो आप याद रखना आगे आने वाले सालों में वो पक्का पूछ सकते हैं कि चार ऑप्शन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पुष्टि मार्ग्स गिवन बाय या प्रोपाउंडेड बाय वल्लभाचार्य। तो आप चारों को याद कर लो, चार ही हैं बस। ठीक है, एक है प्रवाह पुष्टि, एक है मर्यादा पुष्टि, एक क्या है? पुष्टि पुष्टि मैं इधर लिख देता था भक्ति, तो फिर ज्यादा बेटर लगेगा। पुष्टि भक्ति, पुष्टि पुष्टि भक्ति। ठीक है, और एक है शुद्ध पुष्टि भक्ति। ये चार पुष्टि भक्ति थी जिसे प्रोपाउंड किया था वल्लभाचार्य ने।
ठीक है। अब इधर ऑप्शन में माधवचार्य भी लिखा था, तो एक लास्ट है बस माधवचार्य, हम देख लेते हैं यहाँ पे माधवचार्य के बारे में। माधव आचार्य, माधवाचार्य के बारे में, ठीक है। ये क्या थे? ये वैष्णवाइट थे। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक हो रही है रे बाबा। वैष्णवाइट, वैष्णवाइट कौन होते हैं? जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। शैवाइट कौन होते हैं? जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। ये एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। ब्राह्मण कहाँ के थे? कर्नाटका के। कहाँ के? कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद इनकी फिलॉसफी क्या थी? इनकी फिलॉसफी क्या थी? आपने पढ़ा होगा कि इनकी फिलॉसफी थी तत्व द, ठीक है, तत्ववाद। अब क्या है, ऐसे लिख देते हैं और अच्छे से इसको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। फिलॉसफी तत्ववाद, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने एक लिटरेचर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोपाउंडेड, जैसे उन्होंने ऊपर फिलॉसफी दी है ऐसे इनकी भी एक फिलॉसफी थी, द्वैत, लिटरेचर एंड उपनिषद। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ प्रोपाउंडेड द्वैत लिटरेचर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ लिटरेचर को, ठीक है। इन्होंने एक स्कूल खोला था, अब द्वैत लिटरेचर है तो कौन सा स्कूल होगा? द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाउंडेड द्वैत स्कूल ऑफ वेदांत। वेदांता क्या होता है? वेद का अंत, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। अब देखो, आज की क्लास में इतना ही था, यस, बाकी कल है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपको जैसे ही ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं ना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बट जब हम 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पर क्लास की पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे इस वजह से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको ऐसे ही सी सैट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं हर मंथ के 100 से 125 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें हर चीज कवर होगी, प्लेसेस इन न्यूज से लेकर पॉलिटी से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर हर कुछ, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।